आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर हम दे रहे हैं फिजिक्स का, क्लास 12 का ये मॉडल पेपर है, जिसमें आप पहला वैकल्पिक क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है ये आप ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता का मात्रक में देखिए कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम आवेश का मात्रक है, ये विभवांतर का मात्रक है और ये धारा का मात्रक है, और ये मात्रक आपका वैद्युत धारिता का है। ये आपका सही होगा। 50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। पिछले वाले में भी मॉडल पेपर में ये सवाल आया था। तो R बराबर होता है n²/R1। ठीक है, ये गुणात्मक वृद्धि के लिए n इसमें गुणात्मक वृद्धि के लिए है। ये कितने गुना बढ़ाया है? 2 गुना बढ़ाया है। तो इसमें R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 गुना हो जाएगा और ये 50 ओम हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा 4 × 50, यानी R2 बराबर हो जाएगा 200 ओम। इसमें ये वाला विकल्प सही होगा। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? तो ये है चुंबकशीलता का मात्रक। समय t बीमा नहीं है, किसकी बीमा नहीं है ये बताना है आपको। देखिए ये सबकी बीमा L/R की बीमा, √LC की बीमा और RC की बीमा T होती है। ये इसकी बीमा T नहीं होगी। ठीक है, फिर लिखा है कि यदि कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो h/, होता है संवेग। यहाँ जो संवेग को हम अगर दुगना करते हैं, ये संवेग को अगर दुगना करते हैं तो संवेग को मान लीजिए कि समीकरण यही हो गया। दूसरी वाली में देखते हैं कि अगर हम दुगना कर देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो λ/λ' बराबर ये हो जाएगा आपका 2/1, यानी λ' बराबर होगा λ/2, यानी आधी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है इसी में एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। तो उसमें कारण है इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, प्रोटॉन होगा नहीं, पॉजिट्रॉन होगा नहीं, सॉरी, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो उसका चालन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। और पी टाइप में किससे होता है? एन टाइप में जो वैद्युत चालन में सहायक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में वैद्युत चालन में सहायक होता है कोटर। धनावेशित होता है ये कोटर होते हैं। अगला है खंड ब का, लिखा है आवेश पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेश पृष्ठ घनत्व, देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व है ना, ये आपका है। आवेश पृष्ठ घनत्व किसी चालक पर उपस्थित आवेश Q तथा चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल A के अनुपात को चालक का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ऐसे इसको दिखाते हैं सिग्मा बराबर Q/A से। ये होगा आपका आवेश पृष्ठ घनत्व। इसको कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ये तो आपको पहला क्वेश्चन हो गया 2 का क। 2 का ख का जो आंसर आएगा, किस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये राशि होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
है ना, दोनों का एक ही मतलब होता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, है ना, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स इसको दिखाते हैं हम लोग 5b से, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, ठीक है ना, B इंटू A cos थीटा। आप डेल्टा में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं B डेल्टा A cos थीटा, ठीक है। ये आपका इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है। अगला इसी में दूसरा क्वेश्चन है, उन दो भौतिक घटनाओं को व्यक्त कीजिए। ये दो का घ है, ये दो का घ देख लीजिए इसी में। ऐसी दो घटनाओं को व्यक्त कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। पहला तो प्रकाश का ध्रुवण लिख सकते हैं आप, प्रकाश का ध्रुवण घटना है। व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण है, ठीक है। और भी हैं जैसे विवर्तन है, ठीक। ये सब प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ये सब उसके किस प्रकृति को शो करता है, तरंग प्रकृति को। अगला क्वेश्चन है, धातु का कार्यफलन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका देहली आवृत्ति बताना है आपको। तो कार्यफलन के साथ जो संबंध होता है W बराबर होता है h म्यू 0, ठीक है। ये W दिया हुआ है, ये W का मान इसमें दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए, ठीक है। यहाँ h का मान लिख लीजिए 6.6 × 10⁻⁻34। ये प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक का मान निश्चित होता है यही। तो म्यू 0 बराबर होगा 3.3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका भाग दे देंगे हम 10⁻34 का, तो ये 2 बार में यहाँ कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.8 आएगा, यानी ये होगा 0.8 × 10⁻19। ये दिख रहा है, ये ऊपर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 0.8 × 34 में से आप 19 को घटा लीजिए तो ये आएगा 15, ठीक है। तो 10 कितना होगा 15। थोड़ा और अच्छा कर लें क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, तो 8 × 10 हो जाएगा 14 हर्ट्ज। तो ये आपको आंसर आएगा आवृत्ति का, ठीक है। दूसरा वाला है क्वेश्चन, इसमें 2 का जो घ च देख रहे हैं, सीधे तार के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, तार में विद्युत धारा का मान बताना है। तो सीधे चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है वो म्यू 0/2 I/r होता है, ठीक है। इसमें b का मान उसने दिया है 10⁻⁻6 टेस्ला और इसका मान होता है 2 × 10⁻⁻7 और I आपको निकालने को बोला गया, इसमें I ही पूछ रहा है और r का मान उसने दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2। अब केवल हल करना है आपको, अब ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। तो इसको यहाँ कर देते हैं, 2 × 10⁻2 और 10⁻6
बटे हम कर सकते हैं, इसको यहाँ लाएंगे, है ना, तो ये आई के बराबर हो जाएगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अगर हम ऊपर कर देते हैं तो आई बराबर हमारा, ये तो आपका आ गया 10 के घात -8 और ये हो गया 10 के घात -7। तो आई बराबर हो जाएगा, ये 10 के घात -1 बचा, ये 10 के घात यहाँ से काटेंगे आप यदि, तो यहाँ 10 के घात 1 घात बच जाएगी। अब इसको लिख सकते हैं 0.1, यानी आई बराबर होगा 0.1 एम्पियर। ये आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। लिखा है 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, 2 mm दूरी पर रखे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। जो आपका 100 का 3 का ग है, इस पे लिखा है 2 आवेश हैं आपके 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश। तो इसमें ये जो आवेश है आपका, ये 10 × 10 के घात -6 कूलाम बोलेंगे इसको, माइक्रो में दिया हुआ है। और इसके बीच की दूरी यानी 12 है, द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 12 लिखते हैं, 2 × 10 के घात -3 लिखेंगे इसको मीटर में। जब हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा Q × 12। तो P बराबर हमारा हो जाएगा Q × 12 का मतलब हो गया कि 10 × 10 के घात -6 गुणे 2 × 10 के घात -3। इसी को हल करेंगे हम, तो ये यहाँ से कट के 10 के घात -5 देगा, तो ये 2 × 10 के घात -3 होगा। तो हम टोटल कर सकते हैं 2 × 10 के घात -8 कूलाम मीटर। ये आंसर होगा, ठीक है। इसी का अगला सवाल जो आपका है, लिखा है एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक, इसको कहेंगे हम L। लिखा है 10 × 10 के घात -3 हेनरी बोलेंगे इसको, मिली हेनरी में लिखा है, इसको हेनरी में बदल देंगे। और 5 मिली सेकेंड यानी ये डेल्टा टी का मान है, 5 मिली सेकेंड को भी सेकेंड में बदल देंगे तो ऐसे आ जाएगा। लिखा है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, यानी जो डिफरेंस होगा आपका धारा का वो 5 - 15 होगा, तो हम इसे 10 एम्पियर लिख सकते हैं। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण की क्रिया है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा आपका L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। ये विद्युत वाहक बल निकालना है आपको। L का मान रखेंगे 10 × 10 के घात -3, एम्पियर में आपका 10 हो जाएगा I की जगह पे, और डेल्टा टी की जगह पे होगा आपका 5 × 10 के घात -3। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट के 5 × 10 हो जाएगा। तो E बराबर आएगा आपका 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद आपको। ठीक, लिखा है कि 40 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 100 माइक्रोफैराड संधारित्र के साथ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज है, ये आपका 60 हर्ट्ज है, जोड़ा गया है। तो परिपथ में कितनी धारा होगी? तो धारा निकालने के लिए, ठीक है, धारा निकालने के लिए एक वोल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ वोल्ट क्लियर नहीं है, अधिकतम धारा कितनी होगी वो, अच्छा वोल्ट है, सॉरी। तो ये होगा, I निकालना है तो आपको होगा V। देखिए इसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों है, तो ये परिपथ LR का है, ठीक है ना। तो LR के परिपथ में Z लगाया जाता है यहाँ पे, इसका सूत्र फाइंड करते हैं हम आपको। Z का जो मान होता है R² + XC² लेंगे यहाँ पे, क्योंकि संधारित्र है। थोड़ा हल करेंगे तो आपको मिलेगा 110 वोल्ट यहाँ आ गया आपका, और R आपका दिया हुआ है 40, ये R है आपका 40 ओम का, तो 40 का वर्ग कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो ये हो जाएगा 1/ω C लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2πfc का वर्ग, ठीक है। थोड़ा और सेट करेंगे तो अच्छा आएगा। तो ये हो जाएगा 110 बटे, यहाँ हो जाएगा आपका 1600 प्लस, थोड़ा इसको अलग से देख लीजिए, 1/2πfc
जो दिया है इसका मान कितना आता है। तो 2 पाई 2 हो गया, पाई हो गया आपका 1.34, एफ का मान 60 है, यहाँ 60 हो जाएगा, और फिर सी का मान है 100 माइक्रोफैरड, यहाँ 100 माइक्रोफैरड लेंगे, है ना। 100 को माइक्रोफैरड को माइक्रो ऊपर कर देंगे तो ऐसे दिखेगा। तो 1/2 पाई एफ सी जो आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका आएगा 1/4 पाई एफ सी का जो मान आएगा वो 26.53 आएगा, यानी इस पूरे का मान आएगा 26.53। जब हम इसको यहाँ 26.53 रख करके वर्क कर देंगे, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आई बराबर 110 बट्टे में आपका ये टोटल आ जाएगा 704 या 703.84। इसका मान आएगा 703.84, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये हम इसको ले लेते हैं आपका 704, ठीक है, रूट में। तो 110 बट्टे में हो जाएगा, ये जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2304, और जब इसका रूट निकालेंगे तो 110 बट्टे हो जाएगा 48, यानी आई का मान हो जाएगा 2.29 एम्पियर। ये ऐसे चलेगा, 48 तो ना, ठीक है, आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए और दूसरा उसी में है एलईडी का पूरा नाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, ठीक है, वे पदार्थ जो सुचालक तथा कुचालक, कुचालक मतलब आपका रबड़ है ना, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ऐसे। और सुचालक मतलब आपका कॉपर है, लोहा है, सिल्वर है, ऐसे, है ना, के बीच की वैद्युत चालकता रखते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। देखिए सामान्य अवस्था में अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। और अर्धचालक जो आपके हैं सिलिकॉन, SI, कार्बन, C, जर्मेनियम, है ना, ये आपके अर्धचालक हैं। अगला उसमें बोला है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है ना, ये होता है इसका पूरा नाम। आगे हम लोग जो देख रहे हैं टॉपिक वो देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं उसी का धातु के अनियमित यानी मुक्त वेग और अनुगमन वेग में क्या अंतर है। देखिए धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन का सामान्य वेग को मुक्त वेग कहते हैं, जबकि नियत
सूक्ष्म स्थिर वेग को उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। ये अंतर है। दूसरी बात, एक और अंतर भी हो सकता है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का सामान्य वेग है, जो मुक्त वेग है, वो सामान्य अवस्था के लिए होता है, जबकि इसके लिए जो वेग आता है अनुगमन वेग, ये सूक्ष्म वेग है। ये 10⁻⁴ के करीब पाया जाता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है 4ख में ही, आप देख लीजिए क्वेश्चन कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर, है ना, ये 4 का ख दे रहे हैं आपको। 8 ओम के तार मतलब अगर R1 8 ओम हो गया, खींचकर दुगनी कर दें यानी n का मान 2, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R2। हम अभी एक सवाल और भी पहले पिछले वीडियो में भी दिए थे कि जो R2 होगा n² R1 होगा, यानी जितने गुना आप खींचेंगे, ये गुणा है, इतने गुना खींचेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर और R का मान 8 है, तो R2 बराबर हो जाएगा 4 × 8, यानी R2 बराबर होगा 3200। यानी दुगना जब कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एक और है आपका, ये प्रूफ है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन स्थिति में थीटा अंश घुमाने पर, थीटा कोण है ये, घुमाने पर किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए बहुत सरल सा तरीका बताएं हम आपको, ठीक है ना। इसमें देखिए लिखा है कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, दिख रहा है आपको, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें AB एक द्विध्रुव है जो थीटा कोण पर रखी हुई है। ठीक है। इस द्विध्रुव की लंबाई जो है आपकी, वो आपकी 2L है, और पूरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका P = Q × 2L है। ये हमने लिखा थ्योरी में। देखिए सिंपल सी बात है, ये दो आवेश हैं, इधर +Q है, इधर -Q है, तो ये वैद्युत बल लगेगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे रोटेट होगा। ये रोटेट होने में जो कार्य लगेगा वही कार्य का सूत्र सत्यापन करना है आपको। तो जब हम ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा, तो बल आघूर्ण बनेगा, ठीक है ना, बल आघूर्ण बनेगा, और ये विस्थापन आपको मिलेगा ऐसा करने से। तो देखिए हमने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल F = QE दोनों आवेशों के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, यानी एक इधर और एक इधर करेंगे, जिससे वैद्युत द्विध्रुव E के साथ रेखीय होने लगता है। ऐसा करने में कृत कार्य, ठीक है ना, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ W बराबर बल, F बल तो यही रहेगा आपका, और ये हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन देखिए, ये अगर यहाँ से यहाँ तक आता है, एक राउंड आप समझिए, ये द्विध्रुव है और ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ऐसे आ जाता है, रेखीय हो जाता है, ऐसे आ जाता है, ये ऐसे चला जाता है। तो ऐसा करने में देखिए, ऐसे सीधी लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये आपको विस्थापन मिलेगा, यहाँ सीधी लिखेंगे तो ये विस्थापन मिलेगा। ये विस्थापन है ma, इधर विस्थापन है ma और इधर विस्थापन है bn, है ना। तो ये दोनों विस्थापन मिडिल से घूम रहा है तो बराबर ही होंगे। देखिए हमने लिखा है कि ma और bn दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम 2ma का नाम दे रहे हैं, यानी दोनों को ma बना रहे हैं। ठीक है, ma क्या है वो समझ लीजिए। ma जो आपका है वो है आपका, यानी छोटा वाला जो विस्थापन है, ये वाला तो L cos थीटा होगा, क्योंकि ये L कर्ण है, ये थीटा पे है आपका द्विध्रुव, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? L होगा। तो अगर हम ये दूरी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? L - L cos थीटा करेंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ma = L - L cos थीटा। अब यहाँ पे हम ये जो 2 है, यहाँ से L कॉमन ले लिया हमने, तो QE 2L, ये F का मान है QE, हमने अब पहले से दिया है,
तो ये आपका हो जाएगा Q12 E1 माइनस कॉस थीटा। जब हम हल देंगे तो हो जाएगा आपका ये QL की जगह पे हम लिख सकते हैं, Q12 की जगह पे लिखेंगे द्विध्रुवा कोण P, तो E हो जाएगा PE1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका प्रूफ होगा। दूसरा सवाल है इसमें कि 50 वाट है ना, 50 वाट का एक आपका एक 100 वोल्ट की वैद्युत लैंप है और 200 वोल्ट है ना। ये अगला जो आपका सवाल है, इसमें 50 वाट का एक 100 वोल्ट का एक बल्ब है जो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर जलाना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि इस बल्ब को जलाने के लिए हमें इसके श्रेणी क्रम में कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो बल्ब है वो एक निश्चित एम्पियर पे जलता है ना। तो दूसरे बल्ब का अपना रेजिस्टेंस भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए 50 वाट इसका है, 100 वोल्ट पे है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो P बराबर V² R करेंगे तो V²P होगा। तो V² देखिए 100 रख दिया हमने आपको। उसके बाद हमने किया 50 काट दिया तो यह गया 200 ओम बल्ब का प्रतिरोध। उसके बाद बल्ब की धारा हमारी आ जाएगी P बराबर VI बराबर P/V यानी 50/100 यानी इतने एम्पियर। ये दोनों यूज होंगे। अब अगर हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो परिपथ हो जाएगा CR, और परिपथ की जो धारा होगी यानी बल्ब को जो उचित धारा होगी वो यही वाली होगी। तो I बराबर V/Z। अब हम CR परिपथ में आ गए तो उसके लिए हम प्रतिबाधा यूज करेंगे, और प्रतिबाधा जो होगी इस CR की वो √R² प्लस XC², और XC होता है 1/2πfc। तो जब इसे हम हल करेंगे तो ध्यान से आप देखिए, तो धारा हो गई हमारी 0.5 की, वो हम रख दिए। 200 वोल्ट का AC आपको बोला है लेने के लिए, आपने ले लिया, और R उसका 60 हर्ट्ज का है तो हमने ये 200 रख दिया। R² पे 1/2πfc, XC बराबर होता ही है 1/2πfc, ठीक है। इसमें F का मान कितना है, 60 हर्ट्ज है। तो देखिए ये हम थोड़ा सा हल किए, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 400, तो अगर ये हो जाएगा 1, तो हम इसको सीधा कर सकते हैं इस तरह से, वर्क कर देंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो 16 पे 400 ना आएगा, इसका 200 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 200 है ना ये, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम रूट खोलेंगे तो हम इसको वर्क कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो जब हम वर्क करेंगे तो ये खुल जाएगा, तो यहाँ इसको ये इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पे 400 ना, फिर ये हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसका रूट निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसका जब हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100√3, 200√3। अब ये हमारा ये 2 है आपका, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। अब हमको क्या करना होगा कि अब हमें हल करना है। देखिए हम इसको माइक्रो में देना चाहेंगे, माइक्रो फैरेड में, तो 10 के घात 6 लगाना है या माइनस लगा दिए, और उस पर हम 6 शून्य का एक और एलिमेंट डाल दिए। अब इसको हम काटेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इसको अगर हमने गुणा कर दिया तो 24 × 10 के घात 3 आएगा, क्योंकि 3 शून्य इसमें आ रहा है आपका। तो 24 × देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 के लिए 3 शून्य यहाँ का, तो 3 शून्य यहाँ से कट जाएगा आपका। और इसको अगर हम भाग दे देंगे 4 से तो 4 × 24 होगा, 25 × 100, और 3 यहाँ से कट गया, तो आपको हो जाएगा कितना, 250। तो 250 × 10 के घात 6, यहाँ भी आपका अभी 10 के घात 6 है, यहाँ भी 6 है। तो अब ये 250 हो जाएगा, और नीचे वाले जो बच गए 3.14 बच गया, 6 बच गया, और ये बच गया। जब इनको हम भाग देंगे तो हमारा भाग आएगा 7.66 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यही माइक्रोफैरेड आपका धारिता होगी। इतनी धारिता अगर हम लगा देंगे तो बल्ब जलेगा AC मेंस के साथ, जिसका वोल्टेज और आवृत्ति इतनी रहेगी। अगला सवाल है आपका कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को अलग अलग क्षेत्र में किन्हीं 4 प्रकार के तरंगों के नाम लिखिए। अलग अलग क्षेत्र के 4 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम लिखने। तो देखिए हमने गामा किरण लिया है, परावैंगनी लिया है, दृश्य लिया है और रक्त लिया है।
तो देखिए गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य क्षेत्र है वो ये है 1×10⁻⁻14, 1×10⁻19। और इसमें बोला है कि इसका उपयोग भी लिखिए। तो ये देखिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के काम आता है। परावैंगनी तरंग है, इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻8 से 4×10⁻7 मीटर तक। ये नकली दस्तावेज का पता लगाने में किया जाता है। दृश्य तरंगे हैं 4×10⁻7 से 7.8×10⁻7 तक। ये अणुओं की संरचना और परमाणु के बाह्य कोश की व्यवस्था को पता लगाने में किया जाता है। औरक तरंगे हैं, ये आपकी हैं 7×10⁻7, 5×10⁻3। ये पौधशाला को गर्म करने या धुंध को स्पष्ट देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। संपर्क में दो लेंसों को रखा जाता है तो उसकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र आपको ये प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रूफ होगा। तो देखिए ये हमने दो लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी f1 f2 है, लेंस L1 L2 है। ठीक है, जिनकी फोकस दूरी f1 f2 लिख दिया हमने। इसके सामने u दूरी पे मान लीजिए आपने कोई वस्तु रखा तो पहले लेंस द्वारा यानी f1 फोकस दूरी वाले लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनेगा I डैश v डैश दूरी पर। और जब ये प्रतिबिंब बन जाएगा तो ये बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और वो आखिरी प्रतिबिंब बनाएगा I v दूरी पर। समझ में आ गई बात? ठीक से समझिए कि पहले लेंस द्वारा वो वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा v डैश दूरी पर और दूसरे लेंस द्वारा इस I डैश का प्रतिबिंब I बनेगा v डैश दूरी पर। तो यही आपकी थ्योरी बनेगी और इसी से सोच से आप लगाएंगे भी। तो हमने लिखा है कि इसके सामने u दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब I डैश v डैश दूरी पर पहले लेंस द्वारा बनता है। तो हमने ये लेंस सूत्र लिया है। तो पहले लेंस के लिए हमने f1 फोकस दूरी कहा है तो f1 ये v डैश, क्योंकि पहले लेंस का v डैश ये रहा आपका और u, ये समीकरण हो गया। पहले लेंस से बना प्रतिबिंब I डैश जो है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। ठीक है, तो वस्तु का काम करता है तो दूसरे लेंस के लिए जो ये v डैश है वो u हो जाएगा। देखिए हमने लेंस सूत्र इसमें फिर लगाई है, इस वाला सूत्र हमने फिर यूज किया है। u की जगह हमने v डैश लिखा है और अंतिम प्रतिबिंब का v दूरी लिखा है। ये दो आपके समीकरण मिल गए। दोनों समीकरण को आप जोड़ देते हैं तो दाहिने का दाहिने और बाएं का जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों एक साथ जोड़ दिए तो इधर के 4 ठो एक साथ जोड़ दिए। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी कट गया, यहाँ आया आपका 1/v माइनस 1/u। अब ये देखिए ये परिणामी है, परिणामी जो है लेंस से, संयुक्त लेंस से ये वस्तु दूरी है और ये प्रतिबिंब दूरी है। तो अगर हम ये माने कि टोटल फोकस दूरी जो है f है तो हम इसकी जगह पे 1/f लिख सकते हैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर f, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा सवाल देखिए, लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए और मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक देनी है आपको। ठीक है, देखिए हमने परिभाषा लिखा। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक में धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी रो बराबर E/J। इसका एक सूत्र और है R बराबर A/L। ठीक है, इसका मात्रक है ओम मीटर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में जो संबंध होता है ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इस तरह से होते हैं, सिग्मा बराबर यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि 300 वाट तथा 600 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की कितने प्रति सेकंड फोटान उत्सर्जित करेगी। एक सिंपल वे में हम आपको बताते हैं, वैसे हम आपने हल कर दिया है, फिर भी आप देखिए कि जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है और ये इसका जो प्रति सेकंड ऊर्जा देने की जो ताकत है वो है आपकी 300 वाट की। 300 वाट का मतलब 1 सेकंड में 300 जूल ऊर्जा।
ये जो ऊर्जा निकलेगी वो प्रकाश, एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड फोटान बनाएगी, यानी जब ये प्रकाश के रूप में निकलेगी तो फोटान के रूप में निकलेगी। तो 300 जो ऊर्जा है, यानी 300 जो ऊर्जा है, 300 जूल की जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट किस में होगी? फोटान ऊर्जा में, फोटान ऊर्जा में। तो एक फोटान की ऊर्जा ले लें तो n गुणा कर दें तो कितने फोटान निकलेंगे पता चलेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचिए ज़रा। इसको हम कर सकते हैं कि 300 बराबर n गुणे एक फोटान की ऊर्जा hc/लैम्डा। समझ में आया? hc/लैम्डा करेंगे। अब यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य को इसने दे के रखा है कि हम ले रहे हैं 600 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य। कितने का ले रहे हैं? 600। तो 300 n गुणे यहाँ h का मान लिख लेंगे 3 × 10⁸ लिख लेंगे, और ये हम लिखेंगे 600 गुणे 10 के घात -10। इसको हल देंगे तो n बराबर सीधा सीधा आएगा, ये पूरा 300 600 10 के घात -10 बटे, अब ये पूरा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे दिखेगा 34 और 10 के घात 8। ये घातें एक साथ रख दिया हमने। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये 200 आ जाएगा। इसको काटना चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, यहाँ 100 दिखेगा तो यहाँ 2.2 दिखेगा, यहाँ 100 दिखेगा तो ये 1 दिखेगा। अब एक का कोई मतलब रहा नहीं, तो n बराबर हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, ये 100 आ रहा है, ठीक है, ये 100 आपका आया। तो देखिए अब हमने ये लास्ट का टॉपिक आपको कर दिया। देखिए 300 3.3 10 के घात 18 आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इसमें भी आपको हमने हल करके दे दिया। देखिए 10 के घात 18 ये ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये आपका आ जाएगा n बराबर 1 गुणे 10 के घात 20 फोटान प्रति सेकंड निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा का तरंग। एक चीज़ जानिए, बामर श्रेणी जो होती है, बामर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अपने उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है ना। इसके लिए तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो r1/n1² और n2² होता है। याद रखिएगा बामर श्रेणी की ये n1 का मान हमेशा 2 रहता है और n2 का मान 3 4 5 6 ऐसे बदलता रहता है। यानी अब इसने बोला द्वितीयक रेखा, तो पहली रेखा निकलेगी 2 से 3 के लिए, लेकिन जो तीसरी रेखा निकलेगी, द्वितीयक रेखा निकलेगी 2 से 4 के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर r, यहाँ आप रखेंगे 2 तो कन्फर्म है, यहाँ आप रखेंगे 4, यानी आप r कर लेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, यानी r हो जाएगा 12/64। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12/64 1/λ। अब यहाँ लैम्डा का मान आपका उसने दिया 4860 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ये r 1264। आप इसको जब हल करेंगे तो r बराबर ये हो जाएगा 64/4860 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, गुणे 12, 64 12 यहाँ आएगा। अब इसको जब हल करेंगे हम तो 64 ये एंगस्ट्रॉम ऊपर कर देंगे तो 10 के घात 10 ऊपर दिखेगा, ये 4860 गुणे 12। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 1.097 10 के घात 7 मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? आर का। क्लियर हो गया। अब इसी में बोला है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य। तो अभी हम आपको बताए थे कि प्रथम रेखा होगी जब 2 और 3 यूज किया जाएगा, यानी n1 की जगह 2 और n2 की जगह 3 यूज करेंगे। ये दूसरी रेखा थी तो हमने इसे 2 और 4 यूज किया था। तो 1/λ बराबर हो जाएगा r, यहाँ आप 2 स्क्वायर यूज करेंगे, यहाँ 3 का यूज करेंगे, तो लैम्डा बराबर होगा r, ये 4 ये 9, यानी 5 9 4 5 5 r बट्टे आप लिखेंगे 36, ठीक है, 5 r बट्टे क्या लिखेंगे 36,
तो 1/λ बराबर हो जाएगा 5r/36। अब सबके मान रखने हैं आपको, तो लैम्डा बराबर होगा 36, 5 गुणे r लिखेंगे तो 1.097 गुणे 10⁻7। इसको हल देंगे तो आपको आएगा, कंफर्म होता है ये 65-63 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये रट्टा भी कर मार लिया जाता है कि अंत में आपको सवाल हल हो जाए। देखिए 5 का अगला सवाल जो आपका होगा, पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक आरेख बनाना है। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया।